बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम बैकग्राउंड डिस्कस कर चुके हैं कि एपेलेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर कर दी, क्योंकि उन्हीं ने ही टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट किया था और उसके आर्डर की वायलेशन हो रही थी। लेकिन उन्होंने इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रायल कोर्ट की तरफ कि वो ही प्रोसीडिंग करे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्पोज कर दे, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट कोर्ट है। और बदिउ नज़र में जो ट्रायल कोर्ट जो होता है वो बाउंड होता है एपेलेट कोर्ट की डिसीजन का, और एपेलेट कोर्ट ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लेकिन ये लीगल क्वेश्चन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन कहाँ पे दायर की जाएगी और प्रोसीडिंग कहाँ पे होगा, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं और मज़ीद छोटे छोटे क्लिप्स में हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन यूँ है कि ट्रायल कोर्ट ने ये एतराज़ उठाया कि आपका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि आपने ये कहा है कि कोर्ट की आर्डर की वायलेशन हो रही है, क्योंकि जो रिस्पॉन्डेंट है वो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी है लोडिंग अनलोडिंग वो कर रहे हैं इंस्टेड इंजंक्टिव आर्डर, यानी जो हुक्म इम्तना की आर्डर है उसके बावजूद वो कारोबार कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने, कि आपने जो कारोबार बंद करना है या लोडिंग अनलोडिंग बंद करना है उसकी प्रेयर ही नहीं मांगी है। तो इसके मुतालिक अब हम डिस्कस करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आपने तामीरात रोकना, टू स्टॉप राइजिंग कंस्ट्रक्शन और टू स्टॉप चेंजिंग द नेचर एंड करेक्टर ऑफ द सूट लैंड, और इसी तरह टू स्टॉप एनी इलीगल एक्शन और स्टेप अगेंस्ट द पिटिशनर्स। आपने ये प्रेयर मांगी है और बिजनेस के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है कि टू स्टॉप द बिजनेस एक्टिविटी एनी एक्टिविटी। तो मैंने एक लीगल मैगजीन पेश कर दी, सीजेंटी काजा सीजेट इफेक्टस। उसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, व्हेन द काज सीज़ स्टॉप्स द इफेक्ट सीज़ स्टॉप द रिजल्ट स्टॉप, कि जब हम किसी चीज़ की सबब को रोक देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो इफेक्ट असर होता है वो रुक जाता है। यानी यहाँ पर मैंने बिजनेस को इनडायरेक्टली स्टॉप किया है, प्रेयर मांगी है, क्योंकि मैंने जब कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दिया, राइजिंग कंस्ट्रक्शन को यानी डेवलपिंग प्रोसेस जो है उसको हमने रोक दिया। तो इसलिए हमने रोका कि कंस्ट्रक्शन ना हो सके तो फिर बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग मेकिंग है, वो काज है बिजनेस का और बिजनेस उसका रिजल्ट है। जब तामीरात हो जाएंगे तो रिस्पॉन्डेंट बिजनेस करेंगे। लिहाजा मैंने ये प्रेयर मांगी है कि तामीरात को रोका जाए जो सबब है। लिहाजा कोर्ट जो है वो जुडिशल मान इस्तेमाल करके जो मेरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन है उसको मेंटेनेबल करार दे, क्योंकि इनडायरेक्टली और जो मेरा पर्पस है टू स्टॉप राइजिंग कंस्ट्रक्शन वो यही है कि बिजनेस ना हो सके, वरना क्या है। और दूसरी जो मैगजीम है लीगल वो ये है कि वो तो थोड़ी सी लंबी है, क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबिचर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिचर एट पर ओब्लिगम। ये लेटिन वर्ड्स होते हैं, मुश्किल होते हैं पढ़ना। ट्रांसलेशन यू है, व्हेन एनीथिंग इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली इट आल्सो प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली, यानी यहाँ पर तामीरात को रोक के जो बिजनेस है उसको डायरेक्टली स्टॉप किया गया, क्योंकि बिजनेस फिर नहीं होगा जो तामीरात नहीं होंगे। और इट इज़ आल्सो प्रोहिबिटेड इनडायरेक्टली, यानी जो बिजनेस है वो इनडायरेक्टली भी स्टॉप हुआ। मिसाल, तामीर के बाहर अगर कोई बिजनेस करेगा या तामीर कंप्लीट हो गई है तो तब ही ये बिजनेस स्टॉप होगा, क्योंकि मेन मकसद ही बिजनेस को स्टॉप करना है। तो काज को रोका गया इसलिए कि जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो इफेक्ट उसको रोका जाए। लिहाजा कोर्ट जो है मेरी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर दे, मेंटेनेबल करार दे और जो कंटेम्नर्स है उसके खिलाफ एक्शन ले ले। और एक प्रिंसिपल है जो डिस्कस किया गया है आर्डर 7 रूल 7 में भी, और एपेक्स कोर्ट जो है जिसकी जजमेंट जो है वो बाइंडिंग होती है, तो मल्टीपल प्रेसिडेंट के इस्लाम में इसको डिस्कस किया है एज ए इनहेरेंट पावर भी, और आर्डर 7 रूल 7 की रोशनी में भी। वो ये है कि रिलीफ नॉट स्पेसिफिकली sought इन द प्लान और पिटिशन और एप्लीकेशन, यानी जो रिलीफ है वो नॉट क्लेम्ड स्पेसिफिकली, रिलीफ है उसको स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया गया है। पावर ऑफ द कोर्ट टू मूव रिलीफ अंडर आर्डर 7 रूल 7 ऑफ द सीपीसी, के कोर्ट जो है वो रिलीफ को चेंज कर सकता है, तब्दील कर सकता है आर्डर 7 रूल 7 ऑफ द सीपीसी की रोशनी में। यानी मेन क्या है, दूसरे प्रेसिडेंट के इस्लाम में डिस्कस किया गया, कोर्ट हैविंग jurisdiction to adjudicate upon a matter had the power to mold a relief according to the circumstances of the case, या according to the altered change situation circumstances, हालात के तब्दीली के साथ कोर्ट जो है वो रिलीफ
तब्दील कर सकता है, यानी वही रिलीफ दे सकता है जो हालात के मुताबिक हो, मुनासिब हो। तो कोर्ट जो है वो रिलीफ को मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई, तो कंस्ट्रक्शन की रिलीफ इसलिए मांगी गई थी कि जो बिजनेस है उसको स्टॉप किया जाए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो काज है बिजनेस का। अब बिजनेस कंप्लीट हो गया है तो कोर्ट जो है वो हालात के तब्दीली के साथ, सिचुएशन के बदलने के साथ वही रिलीफ दे दे जो हालात के मुताबिक है। लिहाजा यहाँ पर कोर्ट ने ग्रांट किया है कि बिजनेस भी स्टॉप हो, और जो पिटिशनर थे उसने अपील में भी जाहिर किया है कि कंस्ट्रक्शन को भी स्टॉप किया जाए और जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको भी स्टॉप किया जाए। तो बिजनेस ऑपरेशन को स्टॉप करने की जो प्रेयर है वो एक्सेप्ट हो गई है। अब ये क्वेश्चन अगर है कि अपील में प्रेयर मांगी गई है लेकिन जो मेन पिटीशन है, एप्लीकेशन है टेम्परेरी इंजंक्शन का, उसमें ये प्रेयर नहीं मांगी, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो ये एक्सेप्टेबल भी है और कोर्ट के सामने रखी गई है कि हालात बदल चुके हैं और जो बिजनेस है वो शुरू हो चुकी है, तो उसको स्टॉप किया जाए। और कोर्ट ने अपील को अलाउ किया है, एक्सेप्ट किया है, और जो कोर्ट है उसके पास इनहेरेंट पावर है और आर्डर 7 रूल 7 की रोशनी में वही रिलीफ दे सकता है जो हालात के मुताबिक है, और हालात बदलने के साथ रिलीफ बदलता है तो कोर्ट वही रिलीफ देगा जो हालात के मुताबिक होगा। और यह नहीं कहा जा सकता है कि नहीं आपने तो रिलीफ मांगा ही नहीं था, आपने क्लेम ही नहीं किया, तो हम किस तरह ग्रांट करें। और अमेंडमेंट की बात अगर हो कि अमेंडमेंट करें, तो इस तरह के सूरत हाल में अमेंडमेंट नहीं होती है। अमेंडमेंट के लिए प्रिंसिपल यह है कि जब फैक्ट्स की कॉन्ट्रडिक्शन हो, तजाद हो, यानी मिसाल के तौर पर किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसकी पेमेंट की अदायगी किस्तों में की है और उसने ये लिखा है कि मैंने यकमुश्त की है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो किस तरह प्रूव करेगा कि यकमुश्त की है? तो वो अमेंडमेंट करेगा और इस फैक्ट को चेंज करेगा और बताएगा कि मैंने किस्तवार अदायगी की है, पेमेंट की है। तो फैक्ट जब होगा और उसमें कंट्रडिक्शन होगा तब ही अमेंडमेंट होगा। और यहाँ पर प्रेयर की बात है तो जुबानी कहा जाएगा ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स, या कोर्ट के सामने बात रखी जाएगी तो कोर्ट एक्सेप्ट कर देगा, और कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है और आर्डर 7 रूल 7 की रोशनी में भी कोर्ट वही रिलीफ देगा जो हालात के मुताबिक हो। यानी हालात चेंज हो गए तो रिलीफ भी चेंज होगा और कोर्ट ग्रांट कर सकता है। लेकिन यह बताया गया है कि जहाँ तक कि कोई ममानित ना आ जाए, यानी मिसाल के तौर पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है उसकी कंट्रडिक्शन ना आ जाए,